हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा था पूरे डिटेल्स में। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाइए, सर्च कीजिए फिजिक्स नगरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 0.01, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हैं और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डील करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे जा कर के उसको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव और सेकंड जो है वो हमारे पास है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। जब कोई ऑब्जेक्ट, असल में अगर हम बात करें कि चार्ज है क्या, तो चार्ज जो है, चार्ज का मतलब है, चार्ज का सिंपल सा मतलब है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज, क्योंकि हमारे पास जो एटम है, एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होता है, वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी पर चला गया तो ए होगा पॉजिटिवली चार्ज और बी होगा निगेटिवली चार्ज। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ए जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, बी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। तो जो गेन करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, उस पर जो चार्ज आएगा वो निगेटिव आएगा और जो डोनेट करेगा उस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट आप समझ लीजिए यहीं पर कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। इनका शेप, साइज और मास दोनों सेम है। ए और बी का मास जो है वो क्या है, सेम है। मैंने क्या कहा, ए एंड बी का जो मास है वो क्या है, हमारे पास सेम है। अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ले लेते हैं। तो ए पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, बी पर कितना हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ए ने डोनेट किया है, बी ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन को। अब मैं आपसे पूछूं कि ए का जो मास है वो बढ़ेगा कि घटेगा, बी का जो मास है वो बढ़ेगा या घटेगा। ऑप्शन यहां पर आ सकता है कि मास ऑफ ए विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स सेम, नॉन ऑफ दिस, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, ए ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ए ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो ए का जो मास है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है, 9.1 इंटू
10⁻⁻31 kg। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन गया तो इतना जो है, इतना इलेक्ट्रॉन एक बार में तो 5 इंटू इतना kg मास लेकर के गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मास है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना लेके जाएगा, 2 लेके जाएगा तो 2 से गुना करेंगे, जितना आएगा उतना लेके जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कितना होगा, 3 इंटू ये वैल्यू। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो 5 टाइम्स इस वैल्यू को भी अपने साथ लेके जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो मास है, मास जो है ए का, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी ए से उतना मास गया। अगर हम बात करें बी की, तो बी ने क्योंकि गेन किया है तो बी का जो मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसके मास में से डिक्रीमेंट होना, उसका जो मास है वो कम हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसका मास जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक हमारे पास ये था। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आप बताएंगे कि क्या होगा ऑप्शन। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप कमेंट में भी क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर दे सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है वो। क्वेश्चन है कि एक मेटलिक हमारे पास स्फीयर है, हमारे पास एक मेटलिक स्फीयर है। अ मेटलिक स्फीयर ए, या ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव metallic sphere A and B of same mass। हमारे पास क्या है, we have metallic sphere A and B of same mass। जो हमारे पास मेटलिक स्फीयर है A और B का, वो क्या है, सेम मास का है। अब हमने क्या किया कि चार्ज किया। Some electrons transfer to B from A। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो B पर चले जाते हैं, कहां से, A से। अब यहां पर क्वेश्चन दे देगा, which of the फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो सही है। ऑप्शन ए, मास ऑफ ए विल इंक्रीज। ऑप्शन सेकेंड नंबर, मास ऑफ बी will increase। तीसरा नंबर, mass of A will decrease। और 4 नंबर ऑप्शन, mass of B will decrease। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कर रहा है, we have metallic sphere A and B of same mass, some electrons transfer to B, some electrons transfer to B from A। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ गया, आप इस वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन पे गेस कीजिए या टिक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम देखते हैं कि क्या है कि सम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो बी पर हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो किस पर हुआ है, बी पर। बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, बी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। ए ने डोनेट किया है, तो ए पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो बी जो है
उसका मास जो है वो इंक्रीज करेगा। तो मास ऑफ बी विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारे पास सही है। मास ऑफ ए विल इंक्रीज गलत होगा, एफ पर पॉजिटिव चार्ज है। मास ऑफ ए विल डिक्रीज, ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। मास ऑफ बी विल डिक्रीज, ये गलत। तो ये दोनों ऑप्शन जो है अगर आपको मिलते हैं तो सही हो सकता है। हाँ, एक और बात बता दूं, अगर ये दोनों ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऑप्शन कुछ ऐसे मिलेगा, आपको ऐसे ए नंबर में डाल के दे देगा 1 and 2, बी नंबर में डाल के दे देगा 2 and 3, सी नंबर में। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ बी विल इंक्रीज भी सही है और मास ऑफ ए विल डिक्रीज भी सही है। ये दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास डिक्रीज होगा और जिस पर निगेटिवली चार्ज है उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको देखना है कि कहीं दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अगर दोनों होगा तो वहां पर नीचे लिखा रहेगा ए 1 2, बी 2 3, सी 3 4। ये आप समझ सकते हैं, 12th क्लास में है या जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस बात को समझ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो कि बाय कन्वेंशन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड इज, या सिंपल चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड इज क्या होगा, ये है हमारे पास। ये एबोनाइट सिंपल पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। कह रहा कि बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड इज, चलिए देखते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन सेकेंड ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन थर्ड समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स पॉजिटिव, नॉन ऑफ दिस। ये आपके ऑप्शंस हैं। क्या करा कि बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव, नॉन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग इनसे रिलेटेड थ्योरी पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़े मजबूती के साथ बांध के रखते हैं, उन पर जो चार्ज आता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उन पर जो चार्ज आएगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से निकलने नहीं देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को अपने से निकलने नहीं देंगे, जब इलेक्ट्रॉन को अपने से निकलने ही नहीं देंगे तो उस पर जो चार्ज होगा, इसका मतलब वो गेन करेगा। जैसे दो चीज़ों को रब कर रहे हैं हम, दो हमारे पास सब्सटेंसेस है, दोनों को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो दोनों में जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा वो निकल गया, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरे जो उसको गेन कर लेगा उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक है या प्लास्टिक से रिलेटेड ऐसी जो चीज़ें हैं उन पर जो क्या होता है, चार्ज निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज जैसे ग्लास रॉड है, उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके हमारे पास ढेर सारे जो है क्या है, ऊल पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको अगर मैं लिस्ट दूं तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं
कि जो निगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेज हैं वो किस तरह के सब्सटेंसेज हैं जिन पर निगेटिवली चार्ज होगा और कुछ ऐसे हैं जिन पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जैसे कैट फर है, उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसको आप लोग सोल्व कर लिए। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, फिर मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं कि जो चार्ज होगा निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड इज, बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड इज ऑलवेज निगेटिव। ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि एबोनाइट रॉड, इसको आप लर्न कर सकते हैं कि जो एबोनाइट रॉड है उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है उन पर जैसे कैट फर है, ऊल है, नाइलन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कैट फर, ऊल, नाइलन, लेदर, रैबिट फर, ड्राई ह्यूमन स्किन, ग्लास, पेपर, एल्युमिनियम, इन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें निगेटिव चार्ज की तो जैसे सिल्क है, एम्बर है, पॉलिस्टर है, निकल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कॉपर है, इन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिलिकॉन, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती के साथ बांध के रखे हुए हैं, तो इन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और अभी जो लास्ट टाइम हमने किया था कि जो ह्यूमन ड्राई स्किन वगैरह है, इन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर भी चलेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझ सके। अभी देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। द प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज, क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी विच differentiate the two types of charges is called, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या हो सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन, ऑफ चार्ज। थर्ड नंबर जो हमारे पास ऑप्शन है उसको हम लिख लेते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ नंबर इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या कर रहा है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड। थोड़ा सा देखिए क्या हो सकता है। अरे देखो भाई, चलो देखते हैं। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि कितना चार्ज जाएगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल ऑफ या डिस्क्रीट मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसी का डिस्क्रीट मल्टीपल हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है Q = NE, ये बताता है कि चार्ज जो जाएगा वो कैसे जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज
ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो ये हो गया हमारे पास, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज जो है स्पीड इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि स्पीड को बढ़ाते हैं तो चार्ज जो है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मास है, मास जो है स्पीड डिपेंडेंट है। अगर आप मास को बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे रेस्ट में मास है, उसका रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कुछ और होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो उसका मास जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मास जो है वो क्या है, मास जो है स्पीड डिपेंडेंट है। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद इट्स स्पीड। अब कितना भी स्पीड में इसको लेकर के जाएं या इस मोशन के साथ जो है इसका चेंज नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। पोलराइजेशन का मतलब ही होता है जब निगेटिव पॉजिटिव दो तरफ हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड। तो जो डिफरेंशिएट करेगा चार्जेस को वो क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग नोट करते जाइए, और ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, थ्योरी से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एज एन इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनिट मास, as an electron has definite mass, a negatively charged body will ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में क्या क्या दे सकता है, ऑप्शन में हमारे पास दे देगा गेन सम मास, gain some mass, option B gain some mass, lose some mass, option C mass remains same, और option D none of these। वीडियो पॉज करके आप दिमाग लगाइए, सोचिए क्या हो सकता है, सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सोच लिए, आंसर बता सकते हैं आप, कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एज एन इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनिट मास। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो क्या है, डेफिनिट है, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। तो फिर क्या कह रहा है कि अ निगेटिवली चार्ज बॉडी विल, अगर कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आया, उसने लिया है, गेन किया है, तो उसके पास कुछ मास भी आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गेन सम मास। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, नेगेटिवली चार्ज है तो मास बढ़ेगा कि घटेगा, चार्ज डोनेट कर दिया तो कौन सा उस पर चार्ज होगा, अगर गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को तो किस तरह का उस पर चार्ज होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा है कि लाइक चार्जेस
रिपेल। जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक जो है वो है कंसेप्ट है। कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को अपने से दूर भगाते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग जानते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 balls numbered 1 to 5, 5 balls numbered 1 to 5, 5 balls हैं जिन पर 1 से लेकर 5 तक नंबर लगा हुआ, आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स, आर सस्पेंडेड using different threads, उनके जो पेयर्स हैं, पेयर्स 1 to 2 4 and 4 1 and 4 1 show electrostatic attraction, show electrostatic attraction। उसके बाद क्या कहता है कि 2 3 and 4 5 शो रिपल्शन, 2 3 and 4 5 शो रिपल्शन। चलिए इस क्वेश्चन को कह रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, आगे थोड़ा सा और है क्वेश्चन, देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, और ऑप्शन डी जो है उसको हम लोग नॉन ऑफ दीज लिख देते हैं। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं कि 5 बॉल है और 5 पर 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके कुछ पेयर्स बना के दिया हुआ है, और उस पेयर में ये कह रहा है कि 1 2 2 4 और 4 1 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 3 4 5 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसमें ए जो है वो क्या होगा, ए पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम मान के चलते हैं
कि 1 पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 और 2 जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन है 1 और 2 में, तो 1 और 2 जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ए पर 1 पर जो है पॉजिटिव है तो 2 पर कितना होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अभी देखिए 2 और 4 जो है ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 और 4 जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर 2 पर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि 4 पर जो होगा वो क्या होना चाहिए, चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझिए इस बात को, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, निगेटिव निगेटिव भी एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन अगला जो हमारे पास कंडीशन है, ये 2 4 तो अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर निगेटिव है, तो मान लिया कि इस पर पॉजिटिव है। लेकिन 4 और 1 जो है ये भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या देख रहे हैं कि 1 पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और 4 पर जो हो गया वो भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा नहीं। ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम ऐसा मान लेते हैं, दूसरा कंडीशंस देखते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। अब एक और चीज देखिए, एक और है 2 और 3। 2 और 3 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और 4 और 5 भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर हम ए पर निगेटिव मान लेते हैं तो इसका मतलब बी पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और हम ये देख रहे हैं कि 2 और 4 भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने के लिए अगर 2 पर पॉजिटिव चार्ज है तो 4 पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, फिर 4 और 1 में भी क्या है, अट्रैक्शन है। तो ए पर भी 1 पर भी नेगेटिव चार्ज हो गया, 4 पर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये तो फिर से एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये कंडीशंस भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब थर्ड कंडीशंस देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ए पर जो है वो कोई चार्ज नहीं है, ये जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। ए पर कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। हम मान लेते हैं कि बी पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो गया, बी दूसरे पर जो चार्ज है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो उसने क्या किया, 4 को अट्रैक्ट किया, तो 4 पे हो गया निगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जो निगेटिवली चार्ज है वो भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एंड अ निगेटिवली चार्ज बॉडी ऑल्सो कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा ही, लेकिन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये हमारा कंडीशन अब क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो गया कि न्यूट्रल होगा, तभी जाकर के ये जो है कंडीशन जो है वो फुलफिल होगा। जहाँ तक बात होती है इसकी, तो दूसरा जो है वो थर्ड को भी क्या कर रहा है, थर्ड को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 और 3 एंड 4 5 शो रिपल्शन। तो अगर 4 पर निगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव होगा, और अगर 2 पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। 3 और 4 का कोई हमारे पास है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है यानी बॉल 1 जो है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ऐसे केसेस में आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंडीशंस देख देख के। जहाँ पर भी दो सेम साइन के आ जाएंगे, सेम नेचर के आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे क्वेश्चन में कि देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई।
क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर of same radii but one is solid and the other is hollow, but one is solid and other is hollow, other is hollow, then क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, हॉलो स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, दे कैन बी चार्ज्ड इक्वली, नॉन ऑफ एबव। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सॉलिड है, सॉलिड कैन गिव, कुछ ऑप्शन देख लेते हैं एक बार और। सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, ऑप्शन बी hollow sphere कैन बी गिवन मोर चार्ज। ऑप्शन सी देख लेते हैं, चार्ज्ड इक्वली, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ये हमारे पास ऑप्शन है। देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई बट वन इज सॉलिड एंड अदर इज हॉलो, देन सॉलिड कैन बी गिवन मोर चार्ज, हॉलो कैन बी गिवन मोर चार्ज, चार्ज्ड इक्वली, चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जो प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या चार्ज करते हैं, तो जो भी उस पर जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ये दोनों जो है, एक मान लेते हैं कि A है, एक हमारे पास क्या है, A है, और A है इतना बड़ा, B जो है, दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों का जो शेप होगा सेम होगा, तो जो स्फीयर है, बाहर वाला जो हिस्सा है, वो दोनों क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। जो स्फीयर है वो क्या है, दोनों का सेम है। तो इस केस में जो इस पर जो चार्ज होगा दोनों पर, चाहे वो सॉलिड है या हॉलो है, या खाली है या सॉलिड है, दोनों पर जो चार्ज होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होता है, उसको सॉलिड और हॉलो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हम उसको इक्वली चार्ज कर सकते हैं, चार्ज्ड इक्वली, यानी उसके सरफेस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, when a body is earth connected, when a body is earth connected, electrons from the earth flow into the body, electrons from the earth flow into the body,
this means the body is option A uncharged, option B charged, option C charged negatively, charged negatively, option D charged positively। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मीन्स द बॉडी इज। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसमें से अर्थ में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये हमारे पास अर्थ है, ये यहां पर देख लीजिए, ये है हमारे पास अर्थ, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। यहां से क्या जा रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसका कनेक्शन जो है वो अर्थ के साथ है। तो इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये न्यूट्रल होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं। कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ही या तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहां से फ्लो होकर के यहां जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? चार्ज्ड पॉजिटिवली। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक गिलास पानी हो, एक गिलास कप हो, या 200-250 ग्राम पानी हो, वाटर हो, तो उसमें कितना नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक देखते रहिए। जितना भी चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आपका यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कई बार एस के जगह पर जेड भी होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इसके हम 2 पॉइंट्स कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी can be discrete multiple of charge on electron। दूसरा भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर in
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं Q इज इक्वल टू Ne। और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बड़े अच्छे से समझा था। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है तो आप जा सकते हैं फिजिक्स नगरी इसी चैनल पे और आप टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01 और वहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जाएगा तो वो मल्टीपल होगा किसके, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यानी 1 2 3 4 5 10 12 1 लाख 2 लाख, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो उसी के मल्टीपल में जाएगा। यहां से एक और चीज क्लियर हो जाती है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं Q इज इक्वल टू Ne, या क्वेश्चन में बोल दिया कि क्या पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज हो, तो उस केस में हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n फ्रैक्शन में आता है, n इंटीजर नहीं आता है, तो हम कह देंगे कि इतना चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको रब कर दूं, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इज इक्वल टू Ne, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह देगा कि चार्ज ऐसे इज चार्ज 5.8 इंटू 10⁻⁻18 इज पॉसिबल। ये क्वेश्चन है कि इज चार्ज 5.8 इंटू 10⁻⁻8 इज पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो है डिस्क्रीट मल्टीपल है कि नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं है, किसके, चार्ज के जो हमारा वैल्यू है, जो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका ये इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं है। अगर है तो पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं Q इज इक्वल टू Ne। हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप बता सके कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर n इंटीजर्स के फॉर्म में आता है 1 2 3 4 5 तो ठीक है। अगर आ जाता है फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर आ जाता है और वो सोल्व भी नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि n जो है वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा और इस तरह से वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। डेसिमल नंबर आने का या फ्रैक्शन आने का मतलब देख लीजिए, मान लीजिए आंसर में आपका 2.5 इंटू 10⁻² आ गया n की वैल्यू, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे डेसिमल आ गया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है पावर 2 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 100, तो इस केस में हो जाएगा 2500, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 250। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये जो है वो वैल्यू जो है वो इंटीजर है। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आया 250, तो अगर ये जो है वो पॉसिबल है, कई बार हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा जो n होगा वो इसी तरह से फॉर्म में आएगा, n इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब 2 0 लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 625 10 का पावर 16 बचेगा। तो उस केस में n का वैल्यू ये जो है वो क्या है, इंटीजर है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर n जो है वो क्या है,
फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इस तरह से डेसिमल या पॉइंट्स में वैल्यू आ जाता है तो उसके साथ 10 का पावर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन यही अगर 10 का पावर जो है निगेटिव में होता तो अब ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो नीचे जाता और इसको डिवाइड करता और ये जो हमारे पास पॉइंट्स है वो लेफ्ट में ही बढ़ता और वहां पर n जो है वो हमारा इंटीजर फॉर्म में नहीं आ पाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चंस को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इज चार्ज 5.8 इंटू 10⁻18 इज पॉसिबल। तो देखिए चार्ज कितना है, 5.8 है। चार्ज हो गया हमारे पास 5.8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू n। हमारे पास e नहीं है तो e को हम ऐसे देखिए, q इज इक्वल टू जो है वो है ne। तो अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो n बाई q बाई e इज इक्वल टू n भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यानी n इज इक्वल टू q बाई e। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू q बाई e। तो हमारा जो n होगा वो किसके बराबर हो गया, 5.8 इंटू 10⁻18 और e जो है नीचे है, e का वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसको सोल्व करते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आया, ऊपर हो गया 5.8 इंटू 10⁻18 और नीचे से 10 का पावर 19 ऊपर जाएगा तो ये 10 का पावर प्लस में 19 हो जाएगा और नीचे हो गया 16। n इज इक्वल टू हो गया 5.8 और देखिए यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 18 है, तो 18 माइनस होगा 19 से तो 10 का पावर 1 बचेगा, तो उस जीरो को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो जाएगा 580। नीचे कितना हो गया 16, तो 580 को 16 से डिवाइड कर लीजिए, 580 को 16 से डिवाइड कर लीजिए। 580 को हम क्या करते हैं 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 3 जा 48 होता है, यहाँ से हो गया 0, यहाँ से हो गया 1, ऊपर से एक और 0 आ गया, तो 16 6 जा 96, यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ पर लग गया पॉइंट, यहाँ पर हो गया 0, तो 16 टू द 32। अब यहाँ 40 आया हुआ है, 40 में हमने किया डिवाइड 16 से, तो कितना हो जाएगा 16 टू द 32, यहाँ से बच गया 8 0 16 5। हमारा जो n का जो वैल्यू आ रहा है, n हमारा आ रहा है n इज इक्वल टू वो है 36.25। n का वैल्यू कितना आया 36.25। तो ये जो वैल्यू है वो किस में है, फ्रैक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है 5.8 इंटू 10⁻18 ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करके बताएंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। इज पहला क्वेश्चन, इज चार्ज 8 इंटू 10⁻−16 इज पॉसिबल। ये हमारा क्वेश्चन है, इज चार्ज 8 इंटू 10⁻−16 पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज चार्ज 0.8 इंटू 10⁻−19 पॉसिबल। क्या किसी ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? ये क्वेश्चंस आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके देखिए कि यह आंसर आता है कि नहीं आता है। कर लिए? चलिए अब मैं इसको खुद सोल्व करके आपको बताता हूँ।
सबसे पहले चार्ज जो है वो ये वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE। तो इस केस में हम लोग n फाइंड करेंगे। अगर n इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाता है 1 2 3 4 5 तो चार्ज पॉसिबल है। n इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में नहीं आता है तो हमारे पास जो है चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। आगे जब सोल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाई E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर्स निकालने हैं तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 0 लग गया। तो इस केस में n इज इक्वल टू कितना हो गया 80 इंटू 10⁻⁻16 और नीचे से ये जाएगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये 19 जो है माइनस में है, ऊपर गया प्लस हो गया। n इज इक्वल टू 80 और यहाँ पर नीचे 16 भी है, तो यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो गया 80 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 16, 16 × 80। अगर n की बात करें तो 5 इंटू 10⁻³ आया। आप बस चाहें तो 5 के बाद 3 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर जो n आया है ना तो ये ऐसे फ्रैक्शन में आया है कि वो डेसिमल में चेंज हो, यहाँ पर जो n है वो हमारे पास इंटीजर है। तो इस केस में n जो इंटीजर आया है तो चार्ज जो है ये पॉसिबल है। इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग को बहुत परेशान करता है कि एक गिलास पानी हो, एक गिलास कप हो तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी from which 1 million electrons have removed। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द चार्ज on a body from which 1 million of electrons have removed। कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है, तो बताना है कि उस पर चार्ज कितना होगा। इस क्वेश्चंस को जब भी मैं आपको क्वेश्चंस दूं वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए और फिर आप बाद में जाकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं कि मैंने उसको जो सोल्व किया है वो और आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव रिमूव्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1 मिलियन का मतलब क्या है। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, यहां पर n जो है ऑलरेडी निकाल लिया गया, n जो है वो ऑलरेडी बता दिया गया कि 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो गया 10 लाख। तो 1 मिलियन जो है क्या हो गया हमारे पास, 1 मिलियन वो इक्वल होता है किसके, 10 लाख के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि n जो है वो 1 मिलियन है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁶। यहाँ पर 6 0 है तो n का वैल्यू कितना हो गया 10⁻⁶। अब क्या फाइंड करना है कि चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू कितना होता है Ne। तो Q इज इक्वल टू n तो दे दिया 10⁻⁶ और E का वैल्यू कितना होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 1.6 इंटू 19 में से इसको माइनस कर दीजिए 10⁻⁻13। ये जो है वो हमारे पास चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ये होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 19 और 16 10 का पावर है, बेस सेम है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा पावर -13। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया गया है, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैव रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, तो बेटर होगा कि आप लिखें कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। हो सकता है कि ऑप्शन में प्लस माइनस करके दे दे, तो क्योंकि उसमें से रिमूव किया गया है इसीलिए उस पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻13। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इतना सारा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कोई डाउट ना रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि इफ 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, क्या कर रहा है, इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, what will be the charge on the body। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी देन व्हाट विल बी चार्ज ऑन द बॉडी। हम जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू NE होता है, Q इज इक्वल टू NE। N पहले ही दे दिया कि इतना इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁹ इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये खत्म, प्लस माइनस है ऐड करोगे 0, Q इज इक्वल टू 1.6 कूलम आंसर। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे चलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन बोल देगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे ऑन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इज इक्वल टू 3.5 नैनो कूलम। ध्यान से देखिए, ऑन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इज इक्वल टू 3.5 नैनो कूलम। तो या तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा कि इतना चार्ज हो जाए। तो चार्ज तो मिल गया ना। क्या क्वेश्चन में बोलेगा कि ऑन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इज 3.5 नैनो कूलम, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव टू रिमूव। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या बोलेगा कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। 3.5 नैनो कूलम 10⁻⁻9, ये क्या आ गया आपका Q आ गया। निकालना क्या है, N आपको फाइंड करना है। देखिए E का जो वैल्यू है वो फिक्स है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये फिक्स है। तो जो क्वेश्चन होगा वह तो N पूछेगा या Q पूछेगा। E तो फिक्स है, वो पूछेगा नहीं।
पागल थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला। तो हमें क्या मिला कि Q इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, n फाइंड करना, E की वैल्यू है, लगाइए फॉर्मूला, n इज इक्वल टू क्या है Q बाई ई, n इज इक्वल टू Q का 3.5 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हाउ मच, ये क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर in a cup of water। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एमेडियो एवोगैड्रो इटालियन साइंटिस्ट थे। उनके मरने के 4 साल बाद ये नंबर्स को पब्लिश किया गया और एवोगैड्रोस नंबर जो है वो है 6.02214014076 6.022140076 ये पूरा वैल्यू है। लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के लिए, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। इसका जो यूनिट है वो है पर मोल। मोल का मोल इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर के लिए कई बार ऐसे Na भी लिखा रहता है और हम लोग यूज़ करते हैं 6.023 भी यूज़ होता है इंटू 10⁻23 पर मोल। ये हमारे पास इसका यूनिट है पर मोल। स्टूडेंट्स अब हमें पता करना है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में हो सकता है एक गिलास आ जाए, वाटर के जगह पर आपका कुछ और भी आ जाए, कॉपर तांबा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको आप सोल्व कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं सोल्व होता आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि एक कप वाटर में, एक कप पानी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। एक फाइंड कर लेते हैं, दूसरा भी हम लोग ऑटोमेटिकली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम अज्यूम करेंगे और लिखेंगे लेट वाटर इन अ कप इज इक्वल टू 250 ग्राम। ये हमने मान लिया कि वाटर जो है वो कितना है कप में, वो 250 ग्राम है। अब यहां पर हम लिखेंगे मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। 18 ग्राम कैसे हुआ यहां पर आप देख सकते हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले हम वाटर की जब बात करते हैं तो H2O होता है। यहां पर हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो ये 2 1 जा 2 प्लस 16, ये हो गया 18। तो हमारे पास मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। वाटर के जगह पर कोई और लिक्विड देगा तो आप उसका मोलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 18 ग्राम हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे
number of molecules in 18 gram water is equal to Na। ये Na क्या है? एवोगैड्रोज नंबर है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 18 ग्राम वाटर कंटेन्स, अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। क्या लिख लिया बच्चे कि 18 ग्राम वाटर कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब पानी जो है ना बच्चे, उसमें पानी में ढेर सारा मोलिक्यूल्स है। एक मोलिक्यूल से तो पानी बना नहीं है, अरबों खरबों मोलिक्यूल्स मिल करके वाटर बने हुए हैं। तो यहां पर क्या हो गया, 18 ग्राम वाटर, हम एक मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक बार H2O, पूरा जो पानी है उसमें कितना बार H2O है, उसमें से एक बार जो H2O जो है, एक बार H2O जो है उसके पास, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 18 ग्राम वाटर कितना मोलिक्यूल्स होता है, तो इतना मोलिक्यूल्स उसमें होगा। ये एक मोलिक्यूल्स है वाटर का, तो इस तरह से कितना होगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 18 ग्राम वाटर कंटेन्स दिस मोलिक्यूल्स। अगर हम दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 से 18 कैंसिल हुआ, इधर हो गया 1, तो हम लिख सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18 मोलिक्यूल्स। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1 ग्राम वाटर कंटेन्स दिस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो यहीं से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मैं ऊपर रब कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, 1 ग्राम वाटर कंटेन्स दिस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। सो 250 ग्राम वाटर कंटेन्स, अब 250 ग्राम वाटर कितना कंटेन करेगा, इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18 इंटू 250 मोलिक्यूल्स। हमारे पास क्या निकल के आ गया कि 250 ग्राम वाटर में कितना मोलिक्यूल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि हमारा Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला है Ne। अगर हम N फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो हमारा चार्ज निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि वाटर का जो एक मोलिक्यूल है H2O, ये एक मोलिक्यूल जो है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 बार है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 है, तो एक मोलिक्यूल जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज 1 molecule of water has 10 electrons. So 250 gram of water contains number of electrons is equal to, देखिए
ये हमारे पास 250 ग्राम जो है उसका ये मोलिक्यूल्स हैं। 250 ग्राम वाटर कितना मोलिक्यूल्स है? अब एक मोलिक्यूल्स के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10। तो 250 ग्राम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 10 से। तो लिख लेंगे 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 250 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इंटू 250 डिवाइड बाई 18। ये हमारा क्या निकल के आया? ये निकल के आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो हम क्या लिख सकते हैं? वी हैव Q इज इक्वल टू NE, यानी चार्ज जो है वो इक्वल है किसके? NE के बराबर। सो चार्ज, अभी हम चार्ज निकाल लेते हैं, निगेटिव का लो पॉजिटिव का लो। चार्ज निगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो निगेटिव चार्ज निकाल लेते हैं, वही पॉजिटिव कर देंगे। तो क्या लिख लेंगे? नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम वाटर कह लो या 1 कप ऑफ वाटर कह लो। नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए ये जो हमारा निकल के आया है ना, ये N है, तो हमें निकालना है Q, यानी चार्ज Q इज इक्वल टू N। N की वैल्यू हो गई 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइड बाई 18, और ये रहा हमारा N। Q इज इक्वल टू कितना होता है? NE। Q इज इक्वल टू हम जानते हैं Q इज इक्वल टू कितना होता है? NE। तो ये N निकला कि एक कप वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब E की वैल्यू पुट कर देंगे। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करते हैं, 9 से ये कट जाएगा, ये हो गया हमारे पास 5 और कटने वाला है। चलिए अब सबको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 25 को 5 से कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया 125, बाद में 0 लग गया एक। उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻, ये 23 है, और इसको लिख लेते हैं पहले 1.6, और यहाँ पर है 10 का पावर 23, ये 19 माइनस कर देते हैं, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे कितना है? 9 है। स्टूडेंट्स जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से देख लीजिए 1 0 ये रहा, इसको उठा के यहाँ करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये वैल्यू जो आएगा 1. इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम के आसपास आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम लोग 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम भी लिख सकते हैं।